ध्यान दो, इसमें एंट्री की अगर हम बात करें तो बेसिक दो तरह की एंट्री तो हम बता ही दिए। सिंपल डेबिट क्रेडिट करना, आपको आ ही गया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, और एक डिस्काउंट वाली। तो डिस्काउंट में जैसे दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान दो, ठीक, जो एंट्री होती हैं। जैसे हमने बोला कि ठीक है, अगर स्थाई मतलब फिक्स असेट, संपत्ति, संपत्ति खरीदी या बेची जाए, बेची जाए, खरीदी या बेची जाए, इसमें शर्तें क्या होती हैं? नगद है तब हम क्या करेंगे? परचेज एंट्री हमेशा किससे करते हैं? F5 से, यानी पेमेंट से। एंड सेल की एंट्री हमेशा किससे करते हैं? F6 से। ठीक, अगर यही उधार है, उधार है, उधार में क्या होता है? तब एंट्री किससे की जाएगी? जनरल से। जैसे मान लीजिए कोई एंट्री आई, मशीनरी, परचेज फ्रॉम सुरेश मशीनरीज। मान लो कितने की मशीनरी खरीदी गई? 9,000 की। तो डेबिट में मशीन आ रही, मशीन रहेगा, अंडर फिक्स असेट कितना रहेगा? 9,000। क्रेडिट में पार्टी का नाम रहेगा सुरेश मशीनरीज। अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, क्यों? क्योंकि इससे उधार खरीद रहे हैं। और ये एंट्री आपको करनी किससे? जनरल से, क्योंकि इसमें उधार खरीदा गया है। इसी तरह से अगर उधार बेची जाएगी तो भी वो एंट्री किससे होगी? जनरल से। अब हम कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं जो इसमें ज़्यादा समझने योग्य है। जैसे अगर कोई संपत्ति, संपत्ति में जैसे फिक्स असेट, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब यानी मूल कीमत से महंगी बिके, मतलब महंगी बिकेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बुक वैल्यू से महंगी बिकेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर सस्ती बिकेगी तो हमें लॉस होगा। भाई फर्नीचर 9,000 का था, ठीक, तो अगर कोई फिक्स असेट बुक वैल्यू यानी मूल कीमत से महंगी बिके तब ठीक प्रॉफिट होगा, तब प्रॉफिट होगा। और जो डिफरेंस अमाउंट होगा, डिफरेंस मतलब अंतर होगा, नहीं समझे? डिफरेंस अमाउंट होगा, उसे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा हमारा, ठीक, उसे हम क्या करके दिखाएंगे? प्रॉफिट एट, बाकी यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं, ऐसे ही असेट का नाम दे देंगे। जैसे फर्नीचर पे हुआ तो फर्नीचर, मशीनरी पे हुआ तो मशीनरी। वैसे फर्नीचर और मशीनरी कभी मूल वैल्यू से महंगे रेयर केस में ही बिकते हैं, नहीं समझे? जैसे 5,000 का फर्नीचर था बुक वैल्यू में और वो 6,000 का बिक गया, तो फर्नीचर क्रेडिट तो 5,000 का होगा क्योंकि वो 5,000 का था, जबकि कैश हमारे पास 6,000 डेबिट होगी, तो जो क्रेडिट 1,000 कम आएगा जो हम क्या करके डाल देंगे? प्रॉफिट एट फर्नीचर, है ना? तो ये ध्यान दें, अगर कोई फिक्स असेट बुक वैल्यू यानी मूल कीमत से महंगी बिके तब
प्रॉफिट होगा और डिफरेंस अमाउंट को ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस अमाउंट को प्रॉफिट एट असेट नेम करके दिखा सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? ये कहाँ पहुँचे? प्रॉफिट एट असेट नेम करके दिखा सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर सस्ती बिके, ऐसा भी तो हो सकता है कि महंगी न बिके सस्ती बिके, तब जो डिफरेंस अमाउंट होगा, तो कहानी बदल जाएगी। तब डिफरेंस अमाउंट को क्या करके दिखाया जाएगा? लॉस एट उसी एसेट का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एन ओल्ड सिर्फ जुमला है, इसको लिखना नहीं है। फर्नीचर वैल्यू 5000, इसकी कीमत 5000, सोल्ड इन ओनली 4000। कितने में बिक गया? 4000 में। अब बिका तो कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, नगद बिका तो वाउचर F6 से कटेगा। तो यहाँ पे गया क्या? फर्नीचर, जो कि कितने का गया? जबकि हमारे पास कैश कितनी आई? कैश डेबिट हुई 4000। तो ये डेबिट यहाँ पे कम है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस हो रहा है। ठीक, लॉस है फर्नीचर, लॉस है फर्नीचर। कितना कर दिया जाएगा? और जो ये लेजर बनेगा ये अंदर में जाएगा इनडायरेक्ट लॉस का। ठीक, प्रॉफिट आएगा तो इनडायरेक्ट इनकम कर देंगे। इसी तरह से कोई चीज़ महंगी भी बिक सकती है। जैसे एंट्री आई है पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू उसकी थी करीब 50,000। ठीक, सोल्ड इन 70,000। कितने में बेचा गया? 70,000 में। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जब हम वाउचर बनाएंगे तो ये हम बनाएंगे F6 से ही, क्योंकि सेल तो यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन इसमें जो है फ़ायदा हो रहा है। क्यों फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि जो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास से जा रही है वो जा रही है 50,000, जबकि डेबिट हो रहा है जो कैश, ठीक है, वो हो रहा है कितना? 70,000। तो यहाँ पे क्रेडिट कम है, तो वो करके क्या डाला जाएगा? प्रॉफिट एट लैंड एंड। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20,000। ये बात समझे? तो इस तरह से अगर कोई भी संपत्ति मूल वैल्यू से सस्ती बिकेगी तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो एक प्रकार का लॉस होगा, उसे लॉस एट असेट नेम करके दिखाया जाएगा। और अगर वो मूल वैल्यू से महंगी बिकेगी तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो एक प्रकार का प्रॉफिट होगा। तो इसको हम क्या करके दिखाएंगे? प्रॉफिट एट असेट नेम करके दिखाएंगे। आप हमारी बात समझ पा रहे? ठीक, फिर आगे चलते हैं। ठीक, संपत्ति से जुड़े मौजूद। वर्ष में एक बार जो जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं, फिक्स असेट्स का रीवैल्यूएशन भी होता है। पता है? अब गाड़ी का बीमा कराने जाओ तो हर साल उतनी ही कीमत का नहीं करते, 10% माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएट कर देते हैं। तो वर्ष में एक बार फिक्स असेट का रीवैल्यूएशन भी होता है। तब आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। मतलब रीवैल्यूएशन की जो एंट्री होती है वो दो तरह से होती है। एंट्री
कर सकते हैं। एक पहला तरीका, आप हर साल ना घटाएं, मतलब उसको आप ना घटाएं, हर साल उसको ना घटाएं। संपत्ति की कीमत से आप उसको हर साल ना घटाएं, बल्कि करें क्या, प्रोविज़न करें। यहाँ पे एक लेज़र बन जाता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन। अंडर में ये आपकी एक प्रकार से देखो लायबिलिटी ही बनती है, तो इसको करंट लायबिलिटीज़ या आप किस में डाल सकते हैं, प्रोविज़न में भी डाल सकते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन आप इसको करना, कोई दिक्कत। और यहाँ पे करें क्या, संपत्ति की कीमत से हर साल ना घटा के जनरल से ही एंट्री करें। ठीक, डेबिट में आपका हो जाएगा जो लॉस हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, जो भी अमाउंट है। डेप्रीसिएशन का लेजर जो बनेगा ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, ये तो लॉस हो रहा है ना। और क्रेडिट में क्या होता रहेगा, वही प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पे भी वही अमाउंट आ जाएगा। तो जैसे आप कई डेप्रीसिएशन सिस्टम यूज कर सकते हैं कि परसेंट में घटेगा या फिक्स घटेगा। फिक्स भी आप कर सकते हैं कि हर साल 1000 रुपया डेप्रीसिएशन किया जाएगा। ठीक, तो हर साल आप एक काम करिए, डेबिट में डेप्रीसिएशन और क्रेडिट में प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन कितना करते रहिए, 1000 रुपये। तो जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनकी एक लाइफ होती है कि मशीन जो है उनको 15 साल यूज़ करनी। वैसे भी आप गाड़ी खरीद के लाते हो, RTO आपका 15 साल का रजिस्ट्रेशन करता है। अब आपने किया 15 साल हमको ये चलानी है, क्योंकि दिल्ली वगैरह में आप चला भी नहीं सकते, बाद में एक्सपायर हो गया तो आपको बेचना है। तो हम क्या करेंगे कि 15 साल, जैसे हमने उसकी लाइफ साइकिल है कि 15 साल हमको ये यूज़ करना है, ठीक, ट्रक। ठीक, और इसमें हर साल 10,000 रुपये का डेप्रीसिएशन करना। वैसे तो ज़्यादा का डेप्रीसिएशन होगा, मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10,000 हर साल डेप्रीसिएशन प्रोविज़न करते रहेंगे। कितने साल करेंगे, 15 साल बाद अब वो गाड़ी हमको हटानी, तो पहले हम उसकी मूल वैल्यू निकालेंगे। तो मूल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आफ्टर लाइफ पीरियड ऑफ असेट, जितनी हमने उसकी लाइफ पीरियड निर्धारित की है। तो ये जो हमने प्रोविज़न का अमाउंट इकट्ठा किया है ना, इसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब कैसे माइनस करेंगे पता है, अब हम करेंगे डेबिट में ये माइनस करेंगे जो हमारा खर्चा है, एक प्रकार से खर्चे तो है तो माइनस हो जाएगा। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक, और क्रेडिट में जिस एसेट का वो था, एसेट नेम, तो जैसे एसेट नेम से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा जितना प्रोविज़न किया था। मान लो 1.5 लाख प्रोविज़न हुआ 10 साल में, तो एसेट की कीमत से 1.5 लाख माइनस हो गया। समझ गया ना हमारी बात। ठीक, अब जो कीमत बची उस पर हम बेचेंगे, तो बेचने में वो कीमत से महंगी भी बिक सकती है और सस्ती भी बिक सकती है, तब ये नियम लागू होगा। अगर वो महंगी बिकती है तो प्रॉफिट, और अगर वो सस्ती बिकती है तो लॉस। तो एक तो तरीका ये लोग यूज़ करते हैं कि आप बार बार संपत्ति की कीमत से मत घटाइए, उसका आप प्रोविज़न करते रहिए, और जब उसका मतलब लाइफ ख़त्म हो जाए तो इकट्ठे आप उसको क्या कर दीजिए, माइनस। समझ गए ना हमारी बात। दूसरा तरीका ये लोग क्या करते हैं, ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रोविज़न ना करके, मतलब अलग से उसका प्रावधान ना करके, प्रोविज़न मतलब होता है प्रावधान करना, तो
तो अलग से उसका प्रोविज़न ना करके, ठीक, सीधे उसकी वैल्यू से ही माइनस कर दें। फिक्स एसेट की जो वैल्यू है ना, उसे ही क्या कर दें, डिप्रीशिएट कर दें। ये एक तरीका होता है, तो ज़्यादातर लोग ये भी यूज़ करते हैं। अब जहाँ गाड़ी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश गांव में फर्म है, तो मैं 15 साल का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, उसके साथ बाद भी गाड़ी जो है चलती रहती है। तो इस बार परिवहन विभाग ने सख्ती कर दी है कि अगर एक्सपायर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है उसको सीज करें। नहीं समझे, अभी तक लोग धड़ल्ले से पुरानी मोटरसाइकिल चलाते रहते थे, अभी पुराना पेपर दिखा देते थे और बीमा भी हो जाता था। अब की सख्ती कर दी गई कि आप उसका फिर से री रजिस्ट्रेशन कराएं। तो पहले शायद 15 साल के लिए होता है, फिर 5 साल के लिए और बढ़ता है। उसके बाद फिर यही है, गांव लिए चले जाओ, कहाँ सीज होगी, अपना चरी वरी ढो, बरसीम बरसीम बांध लाओ, ठीक, आराम से चलेगी। ठीक है, तो आप प्रोविज़न न करके, तो ऐसे में वो संपत्ति में कभी बेचने नहीं, लाइफ साइकिल उसका ख़त्म ही नहीं होगा, माइनस हम पहुँचा दो उसको चलाते चलाते। ठीक, कि अगर मान लो चालान सीज हो भी जाए तो खले ना कि हम तो डिप्रिसिएशन भी करते तो 15,000 माइनस हम जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तब भी एंट्री आपकी F7 से ही होगी, यानी हर दशा में एंट्री इसकी F7 से ही होगी। ये भी F7 से होगी। आफ्टर लाइफ साइकिल जब एंट्री होगी, ठीक है, तो भी F7 से ही होगी। ठीक, इसके बाद अगर आप हर साल डिप्रिसिएशन करते हैं तो भी F7 से होगी। तो इसमें आसान तरीका है, डेबिट में क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन, और क्रेडिट में सीधे क्या रहेगा, एसेट नेम। तो ये क्या करेगा, सीधे एसेट के नेम से घटाता रहेगा, प्रोविज़न एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ये वाला भी तरीका यूज कर सकते हो, समझ गए ना, और आप ये वाला भी तरीका यूज कर सकते हो। उसके बाद देखा जाएगा कि उसकी कीमत कितनी बची। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो हम यहाँ पे फर्नीचर की पहले वैल्यू देखते हैं। तो फर्नीचर की कीमत हमारे पास पूरा 50,000 आपको दिखाई दे रही है। अब इस साल मान लो हमने इसका रीवैल्यूएशन किया, तो वैसे रीवैल्यूएशन साल में होता है, हम 2-3 बार बिना डेट बदले चलो लगातार कर देते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल बताने के लिए F7 किया, ठीक, जनरल में आ गए। तो इसमें एंट्री होती कैसे, अगर प्रोविज़न करके करेंगे तो डेबिट में लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, लेकिन लेजर बनाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब फर्नीचर पे कितना हमने डेप्रिसिएशन किया, मान लो 1,000। तो क्रेडिट में हम यहाँ पे फिर एक लेजर बना सकते हैं। क्या नाम दे दिया हमने, इसका प्रावधान कर लिया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अंडर में इसको किसके डाल लिए, प्रोविज़न के। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1 साल हो गया, फिर अगला साल आएगा, फिर वही चीज़ डिप्रिसिएशन, फिर 1,000, फिर क्रेडिट में प्रोविज़न फॉर 2,000 हो गया प्रोविज़न। ऐसे प्रोविज़न बढ़ता रहेगा। और जब मान लो लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी तो अब की क्या कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, कितना प्रोविज़न हुआ, 2,000। ये यहाँ पे बैलेंस आपका लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 2,000 डालेंगे। और क्रेडिट में वो किसका था, देखिए फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची। तो आप चाहे ऐसे करिए, या आप डायरेक्ट सीधे डेबिट में डिप्रिसिएशन किया करिए। ठीक, कितना घटाना, नहीं अब 1,000 हो रहा है ना, क्रेडिट में सीधे क्या कर दिया करिए, 47,000 हो गया। फिर अगले साल करेंगे 46,000 हो गया। तो 2 तरीके होते हैं आपके पास, चाहे आप प्रोविज़न करिए लाइफ साइकिल के बाद घटाइए, या आप सीधे डेप्रिसिएशन, एसेट नेम डेप्रिसिएशन, एसेट नेम, आप जो मन करे वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। समझ गए ना हमारी बात, ये चीज़ होती है।
अब वो फर्नीचर जैसे 47,000 का बचा, अब हम उसको बेचना चाहें कि पुराना हो गया, दीमक भी लग रही, लाओ निकाल दें। अब कस्टमर 45,000 से ऊपर राजी ही नहीं हुए, तो हम बेच रहे हैं तो F6 से करेंगे। तो क्रेडिट में फर्नीचर गया, फर्नीचर गया कितना 47,000 का, लेकिन कस्टमर पैसा कितना दिया 45,000। तो यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, तो उसका लेजर बना देंगे, लॉस एट कितना लॉस हुआ, ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो आप हमारी बात समझ पाए। 2,000 रुपये फर्नीचर शून्य हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, बीइंग फर्नीचर सोल्ड 45,000 टू था लॉस वॉस होगा तो ये प्रॉफिट होगा उसको भी लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट एट फर्नीचर। सर अमाउंट भी देना पड़ेगा, ओनली ऐसे ही लिख देंगे? नहीं, अमाउंट दे दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक। ठीक है, तो जनरल वाली एंट्री समझ गए। जनरल से बहुत सारी एंट्री होती हैं, पहले आप इतने का प्रैक्टिस करें। जनरल की अभी दुनिया जो है वो काफ़ी लंबी